Morning, I'm Dr. Surya Shaheen and today I will deal a very important topic and the topic is how to write a PhD research proposal. हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि मैम PhD रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, इस पे भी एक टॉपिक लेकर आइए। तो मैं आज आपको इस पे बात करूंगी। The moment a researcher plans to do PhD, the first question comes into his or her mind is how to write a PhD research proposal. मतलब PhD research proposal लिखना कैसे है। Now I will tell you step by step in detail how to write a PhD research proposal. Now the question comes, what is PhD research proposal? A PhD research proposal is the brief summary of the research project which a researcher plans to conduct in the PhD research. Now, I will tell you step by step how to write the PhD proposal. So, the first comes your title page. So, the first page is the title page in your PhD research proposal. Here you have to write the title of your topic, your name, name of the department, university name, place where you are going to submit your proposal. Now you have to keep some very important points in your mind. The title you choose for your research proposal should be informative. यानी आपके टाइटल को पढ़ने के बाद कमिटी को या आपके सुपरवाइजर को या रीडर को यह समझ में आ जाना चाहिए कि आप एग्जैक्टली अपने पीएचडी के जर्नी में क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्साइज। आपका टाइटल कॉन्साइज होना चाहिए। कई बार रिसर्चर काफी बड़ा टाइटल दे देते हैं जो कि रिसर्च टाइटल के लिए फिट नहीं बैठता है। आपका प्रपोजल का टाइटल न तो काफी लॉन्ग होना चाहिए न ही काफी शॉर्ट होना चाहिए। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर इन द टाइटल इज दैट इनोवेटिव। आपके रिसर्च प्रपोजल का टाइटल ऐसा होना चाहिए कि रिसर्चर्स का और रीडर्स का ध्यान आकर्षित करे कि आप सच में कुछ नया टॉपिक सेलेक्ट किया है अपने रिसर्च के लिए। क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर टाइटल पेज। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन योर रिसर्च प्रपोजल इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के इस स्टेप में आपको अपने रिसर्च टाइटल से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन देंगे, बैकग्राउंड डिटेल्स। सपोज अब आपने टाइटल सिलेक्ट किया है जेंडर स्टडीज इन द वर्क्स ऑफ चिनुआ अजबे। तो आप सबको पता है कि चिनुआ अजबे एक नाइजीरियन राइटर है जिन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स में सिर्फ जेंडर स्टडीज की ही नहीं बात की है, बल्कि उन्होंने नाइजीरिया के ओवरऑल कल्चर, ट्रेडिशन, जेंडर स्टडीज और कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट वहाँ के सोसाइटी पे क्या हुआ, यह सब उन्होंने अपने बुक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन दी है। तो आप जब भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप यह इस पार्ट को लिखेंगे। इन सारे पार्ट्स को लिखते हुए आपको यह मेंशन करना होगा कि चिनुआ अजबे ने जब राइटिंग शुरू किया तो उस टाइम वहाँ के सोसाइटी का सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सिचुएशन क्या था। उस राइटर के प्रीवियस राइटर्स ने क्या इन सब इश्यूज को हाईलाइट किया है या नहीं। फिर इस राइटर के कंटेम्परेरी राइटर्स ने क्या इन सब इश्यूज को हाईलाइट किया है, और अगर इनके प्रीवियस और कंटेम्परेरी राइटर्स ने इन सब इश्यूज को हाईलाइट किया है तो कुछ तो न्यू थिंग्स होगा इस राइटर के राइटिंग्स में जो आपको अट्रैक्ट किया है एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे इस सेक्शन में आपको यह डिस्क्राइब करना होगा कि कैसे जो राइटर आपने सिलेक्ट किया है उनका वर्क्स सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। Because every writer is influenced by social, historical, political, and cultural context which he or she reflects in his or her works.
The next step is scope. In this section, you are going to tell what is the scope of your research. मतलब आपके रिसर्च का स्कोप क्या है. You can write in this section that the scope of the study will definitely incorporate references to the socio-cultural and historical aspect of the society. आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें प्रीवियस और प्रेजेंट सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स काफ़ी मैटर करता है, और जो आपको मेंशन करना है यहाँ स्कोप में आपको यह भी मेंशन करना होगा कि कैसे आपका टॉपिक एक पार्टिकुलर डोमेन को एंगेज करके एक्सप्लोर करेगा और किसी पार्टिकुलर फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि हर रिसर्च किसी न किसी पार्टिकुलर फील्ड में कंट्रीब्यूशन देता है. अगर आपका रिसर्च किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है तो मतलब आपका रिसर्च का कोई भी बेनिफिट नहीं है, राइट. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. In this section, you are going to tell what are the objectives of your research. Because every research contains objectives. There can't be research without objectives. यानी objectives के बिना research possible नहीं है. यहाँ आपको यह डिस्क्राइब करना होगा कि कैसे आप रिसर्च वर्क में हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशियल बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे जो आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेवेंट होगा. क्या क्या आप थीमेटिक पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे जो आपने रिसर्च वर्क सिलेक्ट किया है स्टडी के लिए. यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को. आपको इस सेक्शन में यह भी आर्ग्यूमेंट्स देना होगा कि आपके रिसर्च का क्या क्या मीनिंग्स और पॉसिबिलिटीज होगा. आप क्लियरली यहाँ डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या न्यू थिंग्स है जो आप रिसर्च स्टडी के दौरान रिसर्च करेंगे. ओवरऑल आपको समझना होगा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपके रिसर्च क्वेश्चंस होता है जो आप इस सेक्शन में हाईलाइट करेंगे. आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपका रिसर्च क्वेश्चंस होता है जो आप इस सेक्शन में हाईलाइट करेंगे. नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू. Through the literature review, the researcher shares with the readers what is the existing research that has been carried out and what are the issues that the previous researchers have not explored in those research studies. मतलब लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में आपको यह डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से रिसर्च स्टडी अब तक हो चुके हैं जो आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड है, और उन प्रीवियस जो रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है अपने रिसर्च स्टडी के दौरान तो कौन कौन से इश्यूज को एक्सप्लोर किया है और किन इश्यूज को एक्सप्लोर नहीं किया है. इस सेक्शन में आपको क्लियरली डिस्क्राइब करना है उन सब प्रीवियस रिसर्च स्टडीज को, रिसर्च टाइटल्स को, वर्क्स को जिसको आपने पढ़ा है और कहीं ना कहीं आपके रिसर्च स्टडी से रेलेवेंट है. उन रिसर्च वर्क्स के साथ साथ उन रिसर्चर्स के नेम भी आपको यहाँ मेंशन करना है इस सेक्शन में जिसने उन सब प्रीवियस वर्क पे रिसर्च किया है. सपोज आप किसी इंडियन ऑथर लाइक शशि देशपांडे पे रिसर्च करने जा रहे हैं सपोज, तो आप इस सेक्शन में अब तक शशि देशपांडे पे जितने भी रिसर्च हो चुके हैं उन सब के बारे में एक ब्रीफ आइडियाज देंगे लिटरेचर रिव्यू में कि इस रिसर्चर ने इस टाइटल पे इन इश्यूज को एक्सप्लोर किया है, इस रिसर्चर ने इस टाइटल पे इन इश्यूज को एक्सप्लोर किया है. जैसे पार्वती वी नाम के एक रिसर्चर ने एक रिसर्च शशि देशपांडे पे की है और उस रिसर्च टॉपिक का टाइटल है Dialects of Suffering, a comparative study of women characters in the novels of Shashi Deshpande and Flora Nova. तो आप इस तरह के रिसर्च वर्क अपने प्रपोजल के अंदर ज़रूर लिखें इस तरह से कि वी पार्वती हैज़ रिसर्च्ड ऑन दिस टाइटल एंड शी हैज़ एक्सप्लोर्ड दिस थिंग. ठीक है, तो इसके अलावा कोई बुक या रिसर्च पेपर्स आपके रिसर्च टाइटल से रिलेटेड है तो भी आप अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर ज़रूर लिखें. यहाँ पर उन सब वर्क्स को आपको साइट करके आपको पढ़ के कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी करना है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस सेक्शन में. नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन.
इस सेक्शन के अंदर आपको अपने रिसर्च टॉपिक को जस्टिफाई करना होगा। इसमें आपको क्लियरली यह लिखना होगा कि कैसे आपका रिसर्च स्टडी न्यू डिस्कवरी करेगा, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करेगा जो अब तक नहीं किया गया है। यहाँ पर आप ये ज़रूर मेंशन करें कि आपने जो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल न्यू टॉपिक है और इस टाइटल से अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है। सपोज आप किसी कंटेम्परेरी इंडियन राइटर के वर्क्स पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ डिस्क्राइब करें कि कैसे इस राइटर के वर्क्स एंशिएंट राइटर से डिफरेंट है और क्या एंशिएंट राइटर्स ने कवर नहीं किया है जो इस राइटर ने कवर किया है। आप एक क्रिटिकल एनालिसिस करके जस्टिफाई करें जो इस राइटर ने अपने वर्क्स के थ्रू किया है। आप इस सेक्शन में आप यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है रिसर्च के लिए, इसमें ऐसा क्या खासियत है जो आपको इंस्पायर किया रिसर्च के लिए। You can write here that your research is pregnant with large possibilities and meanings, still waiting to be explored with the new angle of in-depth evaluation and analysis. आप रीजन्स को क्लियरली डिस्क्राइब करके लिख दें पॉइंट बाय पॉइंट दैट दीज रीजन्स प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन फॉर दिस रिसर्च। क्लियर? नेक्स्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस सेक्शन में आपको यह लिखना होगा कि आप कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च स्टडी के लिए, क्योंकि रिसर्च स्टडी कई टाइप्स के होते हैं। जो मेथोडोलॉजी आपको रिसर्च स्टडी के लिए फिट बैठता है आप उसी को यूज करेंगे अपने रिसर्च स्टडी के लिए। जैसे अगर आप फेमिनिज्म पे रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं माई रिसर्च मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ फेमिनिस्ट एनालिसिस बाय सेलेक्टिंग द सर्टेन राइटर्स, critics and theorists. So you can also mention a few critics and theorists who are relevant to your research study. Next is tentative chapter division. आप कितने चैप्टर्स देना चाहते हैं अपने थीसिस के अंदर, यहाँ आप रफली मेंशन कर सकते हैं। हालांकि आप चाहे तो इस सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको प्रपोजल में आप चाहे तो इस सेक्शन को प्रपोजल में इंक्लूड नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ब्रॉड स्टडी करने के बाद थीसिस लिखते हैं तो तभी एग्जैक्ट टाइटल आप चैप्टर्स को दे पाते हैं। तो इसमें कई बार फिर आपके सुपरवाइजर चैप्टर टाइटल्स में एडिट करने के लिए भी कहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन गिव दिस सेक्शन टेंटेटिव चैप्टर डिवीजन और यू कैन लीव दिस सेक्शन। एंड नेक्स्ट इज कंक्लूजन। तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं अपने रिसर्च स्टडी से, वो इस सेक्शन में आपको लिखना होगा। हालांकि एग्जैक्ट कंक्लूजन तो आप डीपली स्टडी, ब्रॉड स्टडी करने के बाद ही थीसिस में इंक्लूड कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड कंक्लूजन लिख सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट इज बिब्लियोग्राफी। दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल साइटेड सोर्सेस। मतलब इस सेक्शन में आपने जितने भी बुक्स, मटेरियल्स, आर्टिकल्स, जो भी आपने वर्क्स पढ़े हैं उन सब को स्टडी करके उन सब का इसमें साइटेशन आपको देना है, यानी आपको एक लिस्ट बनाकर इसमें आपको डालना होता है बिब्लियोग्राफी में। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट अ PhD रिसर्च प्रपोजल। थैंक यू।